Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's Sankalp series session, we are going to discuss a very important topic that is types of borrowers. तो अगर आप JIB नवंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 30th अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। प्लस अगर आप एक ही जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट चाहते हैं आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के बेसिस पे फिर आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। ओके, सो फाइल्स अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर्स की। देखिए, जो हमारा बैंक है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस होता है लेंडिंग करना, लोगों को लोन्स वगैरह देना। ठीक है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो साउंड प्रिंसिपल्स फॉलो करे जब वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, और जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, परमिसिबल लिमिट्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली बैंक को लेंडिंग करनी चाहिए। बैंक की ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी लॉज हैं, अलग अलग टाइप के बोरोवर्स के लिए जो अलग अलग लॉज हैं, उनके साथ खुद को फेमिलराइज करे बैंक। और बैंक को कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी समझना है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बैंक समझेगा तभी तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक का जो लेंडिंग का बिजनेस है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर वो अवेयर है कि कौन कौन सी नई क्रेडिट फैसिलिटीज आ गई हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम क्रेडिट फैसिलिटी दें, तभी एक बैंक सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, सो बैंक की अलग अलग लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं कस्टमर के साथ। जब एक बैंक कस्टमर को लोन देता है तो बैंक बन जाता है क्रेडिटर और कस्टमर बन जाता है डेटर। तो जब भी बैंक को लेंडिंग करनी है तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं: सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये मेन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो लोन देते हुए बैंक को सेफ्टी के बारे में सोचना है कि जो भी हम लोन्स दे रहे हैं वो सेफ हो, रीपेबल हो, वो पैसा बैंक बाद में रिकवर कर पाए। और ये कैसे पता लगेगा कि बैंक वो पैसा रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बैंक पहले कस्टमर की, जो बोरोवर है, उसकी कैपेसिटी टू रीपे देखेगा, उसकी विलिंगनेस टू पे देखेगा, उसका इनकम सोर्सेस देखेगा कि कहाँ से इनकम आती है कि हमारा लोन चुका पाए। ठीक है, बैंक को बहुत ध्यान से पैसा देना होता है क्योंकि जो भी बैंक पैसा दे रहा है लोन्स के तौर पे, वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स का ही तो पैसा होता है। पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया डिपॉजिट के तौर पे और उसे आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोन्स वगैरह दे दिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर बैंक को लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोन्स आपने लॉन्ग टर्म दे दिए या सारे लोन्स आपको शॉर्ट टर्म दे दिए। क्योंकि आपका जो लिक्विडिटी है वो भी बैंक का मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बैंक एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, उसके थ्रू अपना लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है ना बैंक का, जो बैंक वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं वो तो ऑन डिमांड रीपेबल होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स का एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है। तो प्रॉपर ऐसे शेड्यूलिंग करो कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी ना हो बैंक के पास और बहुत कम भी ना हो। ओके, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली बैंक कोई दान दक्षिणा तो नहीं कर रहा, उनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो वो भी देखना है लोन देते हुए कि इस तरीके से लोन देना है कि उनके खुद के एक्सपेंसेस वगैरह कवर हो जाएं। ठीक है, उनको भी वहां से प्रॉफिट हो। तो लोन देते हुए कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग देखना, रिस्क परसेप्शन देखना, कौन सी कैटेगरी का कस्टमर है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना, ये सब जरूरी है ताकि कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो। ओके, उसके बाद पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बैंक हमेशा लोन देता है, अनडिजायरेबल स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए बैंक लोन नहीं देगा। ओके, मेडिकल लोन हो सकता है, एजुकेशन पर्पस के लिए लोन हो सकता है, हाउसिंग पर्पस के लिए लोन होता है। तो सट्टेबाजी के लिए, उन सब के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मिलेगा। और काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आरबीआई ने प्रोहिबिट कर रखा है कि इस पर्पस के लिए लोन नहीं देना। तो वो सारे जो नॉर्म्स हैं बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब बैंक को ना रिस्क कंसंट्रेशन को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो सेक्टर है वो टेलीकॉम, सारा का सारा जो लोन है वो टेलीकॉम सेक्टर को दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल अगर टेलीकॉम सेक्टर का डाउनफॉल आ गया, बैंक का तो सारा पैसा वही इन्वेस्टेड है। तो बैंक को अपना जो भी लोन का पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग टाइप के बोरोवर्स, अलग अलग पर्पसेस के लिए लोन देना है, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में लोन देना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए ताकि
कल दिक्कत ना हो कि मान लो कि सारे लोन्स उनके गुजरात में कंसंट्रेटेड है, गुजरात में कल कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, वहां पे तो ज्यादा चांसेस है कि लोन पे डिफॉल्ट होंगे। तो डाइवर्सिफाई करना है अपने रिस्क को। फिर सिक्योरिटी, बैंक लोन देता है तो ज्यादातर सिक्योर्ड लोन्स देता है, जिसमें आप कोई ना कोई लैंड, बिल्डिंग, कोई पॉलिसी, कुछ गहने गिरवी रख के लोन लेते हो। ओके, सो सिक्योरिटी होने का मतलब ये नहीं कि लोन मिलेगा ही मिलेगा, ये क्राइटेरिया है। हो सकता है किसी के पास 5 करोड़ का लैंड पड़ा है लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है, बहुत सारे डिफॉल्ट कर रखे हैं, हो सकता है उसको लोन ना मिले, या कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली लोन मिले या फिर ना मिले। ओके, देन वी हैव 7 सीज ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस करते हुए ये कुछ और चीजें हमें देखनी है: कैरेक्टर, कैपिटल, कैपेसिटी, कोलेटरल, क्रेडिट वर्दीनेस, कैश फ्लोज एंड कंडीशंस। तो क्रेडिट एनालिसिस में सबसे पहले कस्टमर का कैरेक्टर देखना है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उसकी कैपेसिटी है लोन को रीपे करने की, क्या उसके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है लोन को वापस करने का, ठीक है, क्या उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे हैं, कोलेटरल है उसके पास कि वो लोन चुका पाएगा। कंडीशन, वो जिस एरिया में काम करता है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वो कल रीपे कर पाएगा, वो ऐसी इंडस्ट्री में के लिए लोन तो नहीं ले रहा जो डूबी हुई है। फिर कैश फ्लोज, क्या उसके पास इतना कैश फ्लो है कि वो आपका लोन चुका पाएगा, उसका इनकम एक्सपेंडिचर बैंक देखेगा। फिर क्रेडिट वर्दीनेस में टोटल उसका रिलायबिलिटी आप देखोगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही बैंक डिसाइड करता है कि लोन देना है या नहीं देना है। अब बैंक जो लोन देता है उसमें बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स होते हैं, इंडिविजुअल को भी लोन देता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी लोन देता है, पार्टनरशिप फर्म को भी लोन देता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ट्रस्ट्स है, एलएलपीज है, इन सबको बैंक लोन देता है। इनके बारे में जो बेसिक फीचर्स है वो हम देखेंगे। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक उन इंडिविजुअल्स को लोन देता है जो साउंड माइंड के हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति है, रैशनल डिसीजन मेकिंग जो कर सकते हैं, उनको लोन देना है। एंड जो माइनर्स ना हो, माइनर्स को लोन नहीं दिया जाता, उसके लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है। देखो, जो हम इंडिविजुअल को लोन देते हैं, इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अब इंडिविजुअल को लोन दिया जा सकता है लेकिन माइनर्स के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वॉइड है, इलीगल है, वो वैलिड नहीं होगा। अब लोन जो है, माइनर को सिर्फ एक एक्सेप्शन है, नेसेसिटीज के लिए लोन दिया जा सकता है। अगर माइनर को अपनी नेसेसिटीज के लिए लोन चाहिए तो बैंक दे सकता है अंडर द सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर उसे रिकवर भी किया जा सकता है माइनर के एस्टेट से। अगर माइनर को लोन दिया जाता है, माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी लेकिन माइनर का जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, उससे बैंक पैसा रिकवर कर पाएगा अगर नेसेसिटीज के लिए लोन दिया है। ठीक है, उसके बाद जो लोग साउंड माइंड के नहीं है, जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, उनको लोन नहीं देना है। उसके बाद अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने डिस्क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उनको भी लोन नहीं दिया जा सकता। अब कुछ स्पेशल केसेस में सबसे पहले मैरिड वुमेन जो है, मैरिड वुमेन लोन ले सकती हैं, यस। क्या उनके हस्बैंड उस लोन के लिए लाइबल होंगे? नहीं। लेकिन अगर हस्बैंड को बोरोवर बनता है लोन में या गारंटर बनता है, देन अ, फिर वो लाइबल होगा, अदरवाइज नॉर्मली वो लाइबल नहीं होता है। जो औरतें पर्दा करती हैं, फेस कवर करती हैं, तो उनको लोन देते हुए एडिशनल प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि कोई आइडेंटिटी का इशू ना हो, ठीक है, आइडेंटिटी डिनायल ना हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इलिटरेट इंडिविजुअल्स, इलिटरेट इंडिविजुअल्स को क्या लोन दिया जा सकता है? यस, एक विटनेस की प्रेजेंस में आप उसे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लोगे, ठीक है, और उसे लोन दिया जा सकता है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन होता है जो सारे बिजनेस को ओन करता है, उसे चलाता है। तो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन दिए जाते हैं, दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे हम इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हैं वैसे ही हम प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ भी डील करते हैं। और इस केस में प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मान लो मेरी एक दुकान है ज़ोरो एंटरप्राइजेस, मैंने उसके नाम पे लोन ले लिया, मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो अगर ये ज़ोरो एंटरप्राइजेस लोन पे डिफॉल्ट करता है तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मेरी पर्सनल एसेट से भी पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बैंक को इंश्योर करना है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को जब लोन देना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो,
जो बोरवर है उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, तो जो दुकान है ज़ोरो एंटरप्राइजेस और मेरा दोनों का हमारा केवाईसी होगा, हम हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, बैंक अपने रिस्क पूरी कवर करेगा। ओके। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म वाला पार्ट। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉसेस, तो वो पार्टनरशिप फर्म होता है। तो पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है एक डॉक्यूमेंट जिसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जैसे आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्टेड होंगे। तो जो डीलिंग्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ बैंक की, दे आर ऑल्सो गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। बैंक की जो डीलिंग्स है पार्टनरशिप फर्म के साथ, उसे गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके। अब पार्टनरशिप फर्म में ना डिस्टिंक्शन नहीं होता है पार्टनर्स के साथ। यानी कि अब देखो, पार्टनर जो होता है ना वो एक तरीके से एजेंट होता है फर्म का, और पार्टनर्स आपस में भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं। ये देखो, ये सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इसने अगर कुछ डिसाइड किया, डिसीजन लिया पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, तो ये सारे बाइंड हो जाएंगे और पार्टनरशिप फर्म भी बाइंड हो जाएगा। तो ये बाकी सबका भी एजेंट है और पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट है। और पार्टनरशिप फर्म का लीगल आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होता अपने पार्टनर से। जैसे कंपनी की बात करें ना, कंपनी का लीगल आइडेंटिटी सेपरेट है। जैसे जियो कंपनी का आइडेंटिटी सेपरेट है, मुकेश अंबानी का लीगल आइडेंटिटी सेपरेट है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनर से अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन चाहो तो करवा सकते हो एक्ट के अकॉर्डिंगली। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि करवाना चाहो करवा लो, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मेरा और आपका पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड है तो बढ़िया बात है, नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी हम अपना पार्टनरशिप फर्म जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक जब भी डील करेगा पार्टनरशिप फर्म से, वो देखेगा कि ये रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है। ओके। तो अब पार्टनर की अगर हम अथॉरिटी की बात करें, अगर पार्टनर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है, नॉर्मली बिजनेस करता है, तो वो जो भी एक्शन करता है वो फर्म को बाइंड करेगा। जैसे आपका और मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मैंने फर्म के बिहाफ पे सामान उठा लिया, गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मैं पार्टनर हूं तो मेरे पास अथॉरिटी है ये करने की, ठीक है। तो जो भी मैं एक्ट करूंगी फर्म के नाम पे और फर्म को बाइंड करने के इंटेंशन से, मैं कुछ भी एक्शन लूंगी तो मैं फर्म को बाइंड करूंगी, ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पैसे बोरो करना एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड है। ये इम्प्लाइड है मतलब ये है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है ही है उसके पास ये पावर, जस्ट बिकॉज वो पार्टनर है। पार्टनरशिप के नाम पे चीजें खरीदना बेचना, चेक्स बनाना, विड्रॉ करना, ठीक है। जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स होते हैं, जैसे अकाउंटेंट्स का फर्म होता है, सॉलिसिटर्स लॉयर्स का फर्म होता है, वो नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं। उनमें जो इम्प्लाइड पावर्स होती हैं वो काफी लिमिटेड होती हैं। ड्रॉइंग अ चेक, एंडोर्सिंग अ चेक, ऐसी ही पावर्स होती हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास ज्यादा इम्प्लाइड पावर्स होती हैं। लेकिन कभी भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे गारंटीज नहीं दे सकता अनटिल अनलेस कस्टमरी हो, कस्टम हो, रिवाज हो ये करने का, ठीक है। बिना अथॉरिटी के वो आर्बिट्रेशन के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं भेज सकता। जैसे आपका मेरा पार्टनरशिप फर्म पे कोई केस हो गया, तो मैं अकेली अपनी मर्जी से, मेरे पास कोई इम्प्लाइड पावर नहीं है कि मैं आर्बिट्रेशन के लिए केस भेज दूं, ठीक है। कमिट अदर पार्टनर्स टू अनदर पार्टनरशिप, अब मैं जबरदस्ती आपसे बिना पूछे आपको किसी और पार्टनरशिप में ऐड कर दूं, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। अकेले मैं अपने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकती हूँ। तो बेसिक पावर्स दी गई हैं, इम्प्लाइड हैं, बाकियों के लिए एक्सप्लिसिट पावर रिक्वायर्ड होती है कि कहीं लिखा है तभी आपके पास पावर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो मिलके पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, एंड फर्म देमसेल्व्स कैन नॉट बी पार्टनर। देखो, मैं हूं और आप हो, हमने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया, हमने बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लिया, हम अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो फर्म है वो पार्टनरशिप नहीं में नहीं एंटर कर सकता। मान लो आपका मेरा जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम है जिंक पार्टनरशिप फर्म, क्या जिंक पार्टनरशिप फर्म और कोई एप्पल पार्टनरशिप फर्म मिलके पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो जिंक है या एप्पल पार्टनरशिप फर्म है, इनकी खुद की लीगल आइडेंटिटी नहीं है।
तो ये मिलके दो पार्टनरशिप फर्म, तीन पार्टनरशिप फर्म मिलके एक पार्टनरशिप क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी जो ह्यूमंस है, ठीक है। ईच फर्म्स पार्टनर्स में फॉर्म अनदर पार्टनरशिप, पार्टनर्स अलग पार्टनरशिप बना सकते हैं, फर्म पार्टनर नहीं बना सकता, ठीक है। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो बोलता है कि मिनिमम 100 पार्टनर्स हो, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कंपनीज एक्ट ने 100 बोला है, लेकिन कंपनी रूल्स जो आए हैं 2014 में, उसके अकॉर्डिंगली अभी सरकार ने मैक्सिमम 50 ही अलाउ किए हैं पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स होना, मैक्सिमम 50 अभी अलाउड है। एक्ट में 100, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली 50 कर दिया गया है। अगर आप 50 से ज्यादा पार्टनर्स रखते हो तो फिर आपको उसको कंपनी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा या एलएलपी बना लो, ठीक है। तो अभी पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी हो सकता है पार्टनरशिप करने का, इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है कि हम मिलके एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो हो सकता है हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया, या इम्प्लाइड है कि हमने मिलके बिजनेस शुरू कर दिया, तो इम्प्लाइड है कि हम पार्टनर्स, हम मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस होता है वो कोई ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है। लीगल नेचर का बिजनेस होना चाहिए, इलीगल चीज के लिए आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हैं वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट भी हो सकता है कि आपने और मैंने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया, लेकिन इसमें ये डिसाइड हुआ प्रॉफिट होगा तो हम दोनों डिवाइड करेंगे, लेकिन लॉस होगा तो आप लॉस में हिस्सा नहीं लोगे, आप सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लोगे। ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप डीड में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स जो है मिलके पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, एंड जो सोसाइटीज, एसोसिएशन, क्लब्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, को ओनरशिप्स, इन्हें हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलते। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट टाइप ऑफ बिजनेस करने का तरीका होता है, ठीक है। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, पार्टनरशिप डीड की नहीं बात कर रहा है। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, करोगे तो अच्छा है, ठीक है। अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, हम डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू थर्ड पार्टीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई लीगल एविडेंस ही नहीं है फॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे चल जाएगा, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान है कि थर्ड पार्टी अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करती तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो रजिस्टर्ड फर्म जो है प्रोटेक्शन देता है टू आउटसाइडर्स हु डील विद इट। तो रजिस्टर्ड रहता है तो आपके पास एक लीगल आइडेंटिटी रहती है, आप भी प्रोटेक्टेड हो, जो आउटसाइडर्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कि वो फर्म को रजिस्टर कर ले, क्योंकि नहीं रजिस्टर होगा तो फर्म के लिए भी दिक्कत है, पार्टनर्स के लिए भी दिक्कत है, और अपने राइट्स के लिए वो केस भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्ट्रेशन होता है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसमें आपको फर्म का नाम, कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, कौन पार्टनर्स है, प्लेसेस ऑफ बिजनेस क्या हैं, अलग अलग अगर हैं आपके, किस पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, उनकी डेट, पार्टनर्स की जो परमानेंट एड्रेस है, कितना टाइम हो गया फर्म को चलते हुए, अगर काफी टाइम हो चुका है तो वो आपको सब कुछ इस फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो एक बार जो रजिस्ट्रार है वो सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेगा, फर्म को रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं बाद में, कोई नया पार्टनर आया, कोई रिटायर हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हुई, तो या आपने फर्म को डिसॉल्व किया, सब कुछ आपको वहां पे इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। विड्रॉल ऑफ अ माइनर पार्टनर इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड। कई बार क्या होता है, माइनर पार्टनर तो नहीं होता, लेकिन माइनर जो है वो फर्म में ऐड हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्से के लिए। मान लो एक बच्चा है 16 साल का, लेकिन वो ऑनलाइन बहुत अच्छे से चीजें हैंडल करता है, तो पार्टनरशिप फर्म उसे ला सकती है पार्टनरशिप फर्म में कि तुम, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट्स में हिस्सा दे देंगे। और माइनर जब 18 साल का होता है तब उसे डिसाइड करना है कि उसे पार्टनरशिप फर्म में आना है या नहीं आना, क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है। अब जब वो 18 साल का हो गया, अब उसे डिसाइड करना है कि उसे रहना है कि नहीं रहना। अगर उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना, तो ये सारी चीजें भी रजिस्ट्रार को बतानी है। कोई दिक्कतें हैं, मिस्टेक्स हैं, वो भी सब कुछ आप करेक्ट करवा सकते हो। रजिस्ट्रार के पास पावर है एंट्रीज में जो भी दिक्कतें हैं उनको करेक्ट करने की, ठीक है। आपको प्लेस ऑफ बिजनेस को करेक्ट करना है, पार्टनर के नाम को करेक्ट करना है, कोई क्लेरिकल एरर्स करेक्ट करने हैं, सब कुछ रजिस्ट्रार के पास पावर है करेक्ट करने की। सिर्फ
करेक्शन की गई है इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई इशू आ जाएगा, नॉर्मल सा प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स होता है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि कोई भी फीस पे करके इस रजिस्टर को चेक कर सकता है कि कौन से पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड है, वो सारी लिस्ट चेक कर सकता है और कॉपी भी ऑब्टेन कर सकता है। फीस पे करके रजिस्टर में से कोई पेज का कॉपी लेना है, कोई भी इंसान फीस पे करके कर सकता है, ठीक है। कहीं पे प्रूफ के तौर पे अटैच करना है, ये हो सकता है। अगर कोई पर्सन फॉल्स या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देता है, जानबूझ के झूठ बोलता है रजिस्ट्रार के सामने, तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। दोनों चीजें भी हो सकती है कि फाइन भी लग गया, जेल भी जाना पड़ा, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जेल जाना पड़ा या सिर्फ फाइन देना पड़ा, ठीक है। तो अब अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें क्या नुकसान है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सूट्स बाय पार्टनर इंटर से आपस में, ठीक है। अ पार्टनर कैन नॉट सू अनदर पार्टनर और द फर्म टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। पार्टनर को दूसरे पार्टनर से इशू है या अपने पार्टनरशिप फर्म से इशू है तो केस ही नहीं फाइल हो सकता, क्योंकि आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड पार्टी को भी आप सू नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन उसे फुलफिल नहीं कर रही, तो आप केस नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपका नाम ही नहीं है कहीं पे भी कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, कि आपका एक फर्म है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। पार्टनर्स हो, पार्टनरशिप फर्म, एविडेंस ही नहीं है तो केस ही नहीं आप फाइल कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के लिए है। कुछ राइट्स जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मान लो किसी ने आपको, पार्टनरशिप फर्म में आप लोग काम कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने कोई डीलिंग करी, उसने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, उसने आपको चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, आप केस कर सकते हो, क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर कवर होता है। वो ये नहीं बोल सकता कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तुम नहीं केस कर सकते बाउंस होने का केस का, तब आप कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इजेक्ट अ लैंडलॉर्ड, राइट टू डिटरमिन द लाइबिलिटी ऑफ अ लैंडलॉर्ड, ये सारी जो अलग से चीजें हैं कि किसी ने, किसी लैंडलॉर्ड आपको निकाल रहा है या आप किसी, कोई आपका रेंट पे रह रहा है, वो जबरदस्ती रह रहा है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। फर्म के साथ जो डीलिंग्स हैं वो उसमें दिक्कत आती है, ट्रेडिंग में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत आती है। बेसिक आपके जो राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तो आप फुलफिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी पार्टनर केस कर सकता है। पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए केस कर सकता है, ठीक है। इवन अगर रजिस्टर्ड भी है फर्म, तो इस फर्म को डिसॉल्व करना है और अ, उससे अपना पैसा किसी को रिकवर करना है कि मेरा मेरा इतना इतना हिस्सा बनता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए केस हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर अपॉइंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंसॉल्वेंट पार्टनर है कोई, किसी पार्टनर का दिवालिया निकल गया, उससे पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट ने कोई ऑफिशियल रिसीवर अगर असाइन कर दिया, तो वो ऑफिशियल रिसीवर उसका जो हिस्सा है पार्टनरशिप फर्म में वो रिकवर कर सकता है, चाहे फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 69 है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स वाला, ये वहां पे नहीं स्टैंड करेगा जहां पे क्लेम का अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा का नहीं है। अगर क्लेम का अमाउंट 100 रुपए से कम का है, ठीक है, तो वहां पे फिर ये वाला जो पूरा नॉन रजिस्ट्रेशन वाली जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्टैंड नहीं करती हैं। अब हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो दे आर गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, बैंक अकाउंट ओपन करना, बोरोइंग करना, साइनिंग ऑफ चेक्स, वो सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। ज्यादातर जो मैनेजिंग पार्टनर होता है वो बाकियों के बिहाफ पे बिजनेस कंडक्ट करता है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर 4 पार्टनर्स है ना, हो सकता है कि 2 पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो और बाकी के 2 पार्टनर ही मैनेजिंग पार्टनर हो, कि यही 2 पार्टनर मैनेज कर रहे हैं और मेन संभाल रहे हैं, ठीक है, बाकियों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। सो एनी डीलिंग विद द फर्म, जब भी एक बैंक या कोई भी एसोसिएशन किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करता है, तो पार्टनरशिप डीड चेक की जाती है। मेरा आपका पार्टनरशिप फर्म है, अगर हम किसी के साथ भी काम करना चाहेंगे वो हमारी पार्टनरशिप डीड देखना चाहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो 2 मैनेजिंग पार्टनर है इनके पास कुछ कुछ पावर्स हैं, कुछ पावर्स नहीं है, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिसके लिए सबका कंसेंट लेना जरूरी है, तो सबका कंसेंट लेने के बाद ही कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कुछ सबका कंसेंट लेने के बाद ही लिए जा सकते हैं। जैसे अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड बिल्डिंग की, वहां पे भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। एक पार्टनर अपने आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ना खरीद सकता है ना बेच सकता है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, अनटिल अनलेस
उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी ना दी गई हो, इम्प्लाइड नहीं है, एक्सप्रेसली उसको रिटर्न में मिला हो, बोला गया हो, या सबका कंसेंट हो, तभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक पार्टनर डील कर सकता है। ठीक है। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे है, अगर उसे मॉर्टगेज किया जाता है, गिरवी रखा जाता है, तो सारे पार्टनर्स को मॉर्टगेज डीड को साइन करना पड़ता है। ठीक है। किसी भी पार्टनर के पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेला प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सके। ठीक है। अगर लीगल मॉर्टगेज है तो सारे पार्टनर्स का कॉन्करेंस होना असेंशियल है। अगर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है कि कागज गिरवी रख के जब हम प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, एक टाइप ऑफ मॉर्टगेज होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के थ्रू, अ मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। उस केस में फिर सारे जो पार्टनर्स हैं वो मेमोरेंडम को साइन करेंगे। तो मतलब सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्व होना या एक्सप्रेस अथॉरिटी देना जरूरी है। ठीक है। अब मान लो कि फर्म इंसॉल्वेंट हो गया, जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तब बैंक को क्या करना है, सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ, उन्हें रोक देना है। चाहे बैलेंस क्रेडिट में हो चाहे डेबिट में हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर एक फर्म का दिवालिया निकल गया पार्टनरशिप फर्म का, तो फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है। अगर क्रेडिट है, द अमाउंट जो है वो ऑफिशियल रिसीवर को दे दिया जाएगा। अब एक फर्म जब इंसॉल्वेंट होता है तो एक ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी कोर्ट की तरफ से आएगा पैसा रिकवर करने के लिए, कितने लोगों का पैसा नहीं दिया। तो अगर बैलेंस पड़ा है तो बैंक वाले उस ऑफिशियल रिसीवर को दे देंगे। अगर डेबिट में है कि बैंक के तो खुद के पैसे हैं जो उसने लेने हैं, बैंक ने खुद लोन दे रखे हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो बैंक मस्ट प्रूव द डेट बिफोर द कोर्ट। उसको कोर्ट के सामने ही डेट प्रूव करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में बैंक वो पैसा रिकवर कर सके, क्योंकि फर्म तो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, मान लो कि आपका, मेरा और एक थर्ड पर्सन है प्रिया, ठीक है, हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, हम दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, प्रिया इंसॉल्वेंट होगी। उस केस में क्या करेंगे कि फर्म ठीक है, सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस के अंदर बैंक को चेक करना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। अगर तो डेबिट में बैलेंस है पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट का, तो कोई भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, अकाउंट को रोक दो उसी टाइम पे। अगर क्रेडिट में है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, यानी कि आप और मैं, प्रिया को साइड पे करके हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रांजेक्शन करना। ठीक है। बैंक एक फ्रेश मैंडेट ले लेगा कि अभी फ्यूचर में कैसे करना है, तो अकाउंट कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है। अगर प्रिया यानी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर ने जो भी चेक्स इशू किए थे उन्हें वैलिड किया जा सकता है अगर बाकी के पार्टनर्स अप्रूव कर दे कि प्रिया ने जो चेक साइन किए थे पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, वो मैं और आप साइन करके उनको वैलिडेट कर दे कि ठीक है, चेक्स क्लियर कर दो। तो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो इतना इशू नहीं है, फर्म अगर इंसॉल्वेंट है तो इशू होता है। अब अगर हम डेथ ऑफ द पार्टनर की बात करें तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है, अनटिल अनलेस पार्टनरशिप डीड में आपने अलग से कंटिन्यूएशन की बात ना करी हो। तो जब भी एक पार्टनर का डेथ होता है, तो मान लीजिए मेरी डेथ होगी, तो बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा। जितनी भी बैंक ने पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट फैसिलिटीज दी होंगी, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वो रोक देगा। तीन में से एक भी पार्टनर की डेथ हो गई तो बैंक जो भी रनिंग फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, उनको रोक देगा। ठीक है। और मेरी डेथ हो गई है तो मेरी जो हिस्सा है ओवरड्राफ्ट में, मेरा जो हिस्सा है जो मुझे पे करना है एज अ पार्टनर, वो मेरी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। अगर मैं वन थर्ड पार्टनर हूं तो वन थर्ड जो लाइबिलिटी है वो मेरी रहेगी, वो मेरी तो डेथ होगी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एस्टेट से वो रिकवर कर लिया जाएगा। बाकी के दो पार्टनर्स, आप और प्रिया, अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना फर्म कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो जब भी कोई भी पार्टी बैंक के साथ जो बैंक है अगर वो पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमेशा देखनी पड़ती हैं कि फर्म शुड बी रजिस्टर्ड फॉर लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है। स्क्रूटनी करनी है पार्टनरशिप डीड की। और अगर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर कंपनी है, मान लो आप हो पार्टनर, मैं हूं पार्टनर, और तीसरा पार्टनर एक कंपनी है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है क्योंकि कंपनी का लीगल आइडेंटिटी होता है। तो कंपनी के बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्टर ऑफ कंपनीज को कंफर्म करना पड़ेगा कि यस, ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। ठीक है। तो कंपनी पार्टनर बन सकती है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स होते हैं फैमिली के हु हैव लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन मेल एंसेस्टर। ये अंकल हैं,
इनके आगे बच्चे हो गए, उनके आगे बच्चे हो गए, तो एक मेल एंसेस्टर से सारे जो डिसेंड हुए हैं, तो वो सारे मिलके अगर उनकी फैमिली प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। तो बाय बर्थ फिर आप उस फैमिली का पार्ट बन जाओगे। आप कॉन्ट्रैक्ट से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, इट इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड बाय बर्थ। ओके, तो जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें मान लो ये अंकल है, इनके आगे दो बच्चे हुए, इनके फिर आगे दो बच्चे हुए, तो जो जिनके साथ इनका ब्लड रिलेशन है, इनकी फैमिली में उनके बच्चे वो पार्ट होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो ये देखो, ये अंकल है, इनका जो बेटा है, ठीक है, वो को पार्टनर होगा। उनकी जो बेटी है वो को पार्टनर होगी। को पार्टनर्स के पास राइट होता है प्रॉपर्टी का डिवीजन डिमांड करने का। अंकल की जो वाइफ है, बहू है, दामाद है, वो मेंबर हो सकते हैं, वो को पार्टनर नहीं होते हैं। मेंबर्स के पास राइट टू डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं होता, को पार्टनर्स के पास होता है। तो कर्ता एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, जो मैनेजर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जो सारा रख रखाव करता है, मैनेजर होता है, और बाकी के को पार्टनर्स होते हैं। मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स हैं, जैसे जो बहुएं हैं घर की या दामाद है, वो दे कैन नॉट बी को पार्टनर्स, क्योंकि जो को पार्टनर्स है वो लीनली डिसेंडेड होते हैं। ओके, एंड एचयूएफ जो है उसे सेपरेट एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर ये अंकल हैं, आंटी हैं, ये सब अपना अपना अलग से इनकम टैक्स फाइल करेंगे और एचयूएफ का अलग से इनकम टैक्स फाइल होगा, क्योंकि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इनका एचयूएफ का अलग से असेसमेंट होता है और एचयूएफ का अलग से पैन कार्ड भी होगा। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर कोडिफाइड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो आप हिंदू हो किसी भी टाइप के, वैष्णव, शैवाइट, लिंगायत, हिंदू हो तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हो। बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और जूस जो हैं, दे कैन नॉट फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो पहले ना सिर्फ मेल मेंबर्स को को पार्टनर्स बोला जाता था, कि प्रॉपर्टी का राइट तो बाय बर्थ मेल मेंबर्स के पास होता था। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, जिसके बाद डॉटर्स को भी को पार्टनर्स बना दिया गया, कि तुम्हारे पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले सिर्फ जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था उसे ही कर्ता बनाया जाता था, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि विमेन को भी कर्ता बनाया जा सकता है। तो अगर मान लो कोई मेल मेंबर नहीं है या बाकी मेल मेंबर माइनर है, तो विमेन को भी कर्ता बनाया जा सकता है। ऑल्दो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बट कोर्ट ने बोला है कि हो सकता है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक तो दया भाग लॉ है, जो बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में फॉलो होता है एचयूएफ फॉर्म करते हुए, और मिताक्षरा जो है वो बाकी के इंडिया में फॉलो होता है। मिताक्षरा लॉ के अंदर राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ होता है, कि पैदा होते ही आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट हो गया। दया भाग में फादर की डेथ के बाद आपका राइट आएगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। उसके बाद कर्ता टिपिकली सीनियर मेल मेंबर होता है, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, बिजनेस देखता है। अगर कर्ता की अपॉइंटमेंट को लेके कोई घर में झगड़ा हो जाए, तो फिर जब तक झगड़ा सॉल्व नहीं होता तब तक कोर्ट किसी को इंटरिम तौर पे कर्ता बना सकता है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने लोन लिया बैंक से, तो बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उनका जितना एचयूएफ में प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा उतना परसेंटेज उनकी लाइबिलिटी होगी, लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कर्ता की पावर है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा, मैनेज करेगा, लीगल फाइनेंशियल मैटर्स में फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी को अगर सेल या एलिनेट करने की जरूरत है फैमिली के लिए तो वो भी कर सकता है। अब उसकी ड्यूटी है कि सारा कुछ संभालना, बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स के लिए संभालना, इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना। और जब भी बैंक के साथ डील करता है एचयूएफ, तो सारे जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, उनको साइन करना पड़ता है ओपनिंग फॉर्म्स पे। जो भी फॉर्म होता है बैंक का, सारे एचयूएफ मेंबर्स को साइन करना पड़ता है। अब जो कर्ता बोरोइंग करेगा फैमिली पर्पस के बिहाफ पे, वो कर सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी ज्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है कंपेयर टू दी को पार्टनर्स। ठीक है, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय कर्ता विदाउट लीगल नेसेसिटी इज वॉइडेबल। मान लो कर्ता को वैसे तो क्या करना होता है, सारी प्रॉपर्टी में डील करना होता है ऑन दी बिहाफ ऑफ दी फैमिली, लेकिन बाय चांस अगर वो गलत तरीके से प्रॉपर्टी को बेच देता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वो वॉइडेबल होगा, यानी कि बाकी के पार्टनर्स चाहे तो ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी के डीलिंग को कैंसिल कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी केस को कंटेस्ट कर सकते हैं, वॉइडेबल है, यानी कि बाकी चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बैंक जब भी डील करेगा एचयूएफ के साथ, तो कंफर्म करेगा कि कर्ता कौन है। ठीक है, वो हमेशा आइडेंटिफाई करेगा। अकाउंट एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द अडल्ट मेंबर्स, मेकिंग देम जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटीज। तो सारी लाइबिलिटीज के लिए उन्हें पता होना चाहिए। एडल्ट मेंबर्स जो है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो लिमिटेड है। ठीक है, जॉइंटली भी लाइबल है वो, अलग 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 से, सेवरली भी वो अपने अपने हिस्से जितना लाइबल है। तो कर्ता जॉइंट फैमिली की बिजनेस के बिहाफ पे बोरो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो को पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें, को साइन कर दे बोरोइंग को, तो उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है। वैसे सिर्फ कर्ता की होती है, लेकिन अगर को पर्सनली पर्सनली साइन कर देगा, रेटिफाई कर देगा बोरोइंग को, तो वो भी फिर लाइबल हो जाएगा। तो बैंक के पास पूरा डिक्लेरेशन लेटर होना चाहिए जिसमें सारे साइन करें, पूरा उन्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एचयूएफ का। उसके बाद अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जो कि उसके शेयर होल्डर्स या मेंबर से सेपरेट होती है। एक बहुत फेमस केस हुआ था सैलमन वर्सेस सैलमन, जिसमें ये बोला गया था कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो उसके ओनर सैलमन से सेपरेट है। मेरी अपनी लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। कंपनी कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है, कंपनी को केस किया जा सकता है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी ज्यादातर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी की लाइबिलिटी लिमिट, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर की डेथ हुई, खत्म पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है जा रहा है, जैसे रतन टाटा के मरने के बाद टाटा कंपनी को फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एसोसिएशन है और अगर उसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, तो उन्हें भी कंपनी के फॉर्म में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलीगल हो जाएंगे। तो कंपनी जब बनती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को देना पड़ता है। उसी के बाद कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो एक बार एमओए, आरओए, एओए अच्छे से रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो है वेरीफाई कर ले, तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया कि हाँ जी, कंपनी स्टैब्लिश होगी, कंपनी का लीगल, एक कंपनी लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है कंपनी का, जब भी कंपनी को फॉर्म करना है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो कंपनी का नाम टाइप डिसाइड करते हैं, कंपनी का एमओए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एओए बनाते हैं। ठीक है, तो जो एमओए होता है ये कंपनी का चार्टर होता है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव कि कंपनी क्या कर सकती है वो एमओए में दिया होता है। एमओए के बाहर जाके अगर कंपनी कुछ करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है, बियॉन्ड अथॉरिटी होता है, इनवैलिड होता है। तो कंपनी का नाम, कंपनी का ऑफिस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, कंपनी कौन से टाइप की होगी, ये सब कुछ एमओए में दिया जाता है। ठीक है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ये बताता है कि कंपनी को इंटरनली कैसे रेगुलेट करना है, कि कितने डायरेक्टर्स होंगे, मीटिंग कैसे करनी है, शेयर कैसे ट्रांसफर करने हैं, ऑफिसर्स का क्या पावर है। तो एमओए ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, एओए उसका सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कंपनी का जो नाम रखता है, जब भी रखा जाता है, तो कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग नाम के साथ मैच नहीं होना चाहिए है। ठीक है, एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में भी कुछ नाम जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं रखे जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाना पड़ता है, और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें ये लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसको मिलने के बाद कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस आ जाती है उसकी। जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन्ड है, वहीं से माना जाता है कि यहां से कंपनी इस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, एक कंपनी
जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है वो अपना ऑपरेशन तब तक नहीं स्टार्ट कर सकती या बोरोइंग तब तक नहीं कर सकती जब तक उनका एक डायरेक्टर रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ये कंफर्मेशन न दे दे कि जिन जिन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब करने थे उन्होंने कर लिए, उन्होंने पैसा दे दिया, और रजिस्टर्ड ऑफिस भी वेरीफाई हो जाना चाहिए रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। तभी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या बोरोइंग कर सकती है, जब ये चीजें कंफर्म कर दी जाए। ठीक है। जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, अब कंपनी तो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, कंपनी का तो ठप्पा होता है, कॉमन सील होती है। पहले कॉमन सील ना काफी सारी चीजों में कंपलसरी होती थी, लेकिन अब ये बोला गया है कि अगर दो डायरेक्टर डॉक्यूमेंट साइन कर दें या एक डायरेक्टर या कंपनी का सेक्रेटरी उसे साइन कर दे, तब उसकी लीगल वैलिडिटी उतनी ही है जितनी कंपनी के कॉमन सील की होती है। ठीक है। उसके बाद कुछ कंपनीज होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर जो कंपनी का एमओए होता है उसमें कुछ लोग ये गारंटी देते हैं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी, बंद होने वाली होगी, तब हम इतना अमाउंट देना गारंटी करते हैं। तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसमें शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ज्यादातर ऐसी कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस के लिए क्रिएट की जाती हैं। पब्लिक कंपनी भी हो सकती है ये गारंटी वाली, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज वगैरह इस फॉर्म में क्रिएट होती हैं। ओके। तो जब भी बैंक डील करेगा तो देखेगा कि कौन से टाइप की कंपनी है, एमओए क्या बोलता है, एओए क्या बोलता है। फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करें तो ये वो कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू बनती हैं। जैसे एसबीआई का स्पेशल एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। ठीक है। जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं दे हैव बीन नेशनलाइज अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 1980। तो जब भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ बैंक डील करेगा तो वो जिस एक्ट के थ्रू बनी है उसको स्टडी करेगा। ठीक है। फिर जो क्लब सोसाइटीज या नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस होती हैं, हो सकता है वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो। तो जिस एक्ट के अंडर रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंगली ही बैंक उनके साथ डील करेगा, उनके लॉज बाय लॉ स्टडी करेगा, वो उनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये सब चेक किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं ट्रस्ट की। जो हमारे ट्रस्ट होते हैं दे आर गवर्नड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो जो हमारे पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, अगर वो हिंदू ट्रस्ट है तो रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट लगता है, मुस्लिम जो एक्ट होते हैं उनमें वाकफ एक्ट लगता है। तो ट्रस्टी जो होते हैं वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली, लॉज के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ठीक है। जो मुस्लिम वाकफ होते हैं उनमें एक ट्रस्टी होता है जिसे मुतावली बोला जाता है, रेगुलेटेड बाय द वाकफ बोर्ड। सो बैंक को सारा कुछ ये चेक करना है कि ये ट्रस्ट है, ये कौन से एक्ट के अंडर है, इसकी ट्रस्ट डीड क्या बोलती है, लॉज क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही डील करना है। तो ट्रस्ट का जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, पैन या फॉर्म नंबर 60, बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और लोन का लेन देन करते हुए भी सारे लॉज एंड बाय लॉज को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद एलएलपी की बात करते हैं। एलएलपी जो होते हैं वो भी एक तरीके के पार्टनरशिप फर्म है, बट दे आर गवर्नड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अगर 10 पार्टनर्स हैं तो कम से कम दो पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो मिनिमम दो पार्टनर्स चाहिए एलएलपी में, मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो पार्टनर वही बन सकता है जो अनसाउंड माइंड का ना हो, साउंड माइंड का हो। जो इंसॉल्वेंट है या जिसका सॉल्वेंसी का केस चल रहा है वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं एलएलपी के अंदर। और जो एलएलपी होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। एलएलपी की ना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, केस करना, मतलब जो कंपनीज होती है ना, सिमिलर सी जो पावर्स हैं वो एलएलपी के पास भी होती हैं। ओके। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर जो होती है वो लिमिटेड होती है। ओके। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। अगर आपने मैंने पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट किया एलएलपी, तो आपने बोला मैं 10 लाख दूंगा, मैंने बोला मैं भी 10 लाख देके हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी 10 लाख तक लिमिट हो जाती है, जितना हमारा अग्रीड कंट्रीब्यूशन है। वी आर नॉट पर्सनली लाइबल। ठीक है। और नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स एक दूसरे के
एजेंट थे, पार्टनरशिप फर्म के एजेंट थे, यहाँ पे हम एक दूसरे के एजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्पोरेटाइज वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये होता है। अब अगर हम स्मॉल एलएलपी की बात करें, टाइप ऑफ एलएलपी होती है, अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा का नहीं है, टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे स्मॉल एलएलपी बोला जाता है। तो एलएलपी को शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड और रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ, पैन एड्रेस प्रूफ सारे पार्टनर्स का, एलएलपी अग्रीमेंट और कोई भी डॉक्यूमेंट जो बैंक डिमांड करे, इसके थ्रू अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से इस चैप्टर के, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? address of head office, liability of members, share capital, name of people in the management या name of first subscribers। तो नेम ऑफ पीपल इन द मैनेजमेंट ये तो चेंज होता रहता है, ये नहीं होता मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑफिस, लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स का नाम, ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखने को मिलता है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी मई 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कर्ता ऑफ एचयूएफ? कर्ता के पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी है लोन लेने की, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की। यस, एक को पार्टनर के विड्रॉ करने से पूरा फर्म जेपटी में आ जाता है, एग्जिस्टेंस पे दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 15 लोग हैं एचयूएफ में, एक अगर छोड़ के भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इनकरेक्ट है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये सी ऑप्शन सही है कि वैसे तो कर्ता को डेजिग्नेट करने का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि डिक्लेरेशन ले लिया जाए एचयूएफ से कर्ता के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन भी मई 2023 में था। अंडर द एलएलपी स्ट्रक्चर, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, लिमिटेड टू अग्रीड कंट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनेट टू इनकम, लिमिटेड टू गारंटी। तो लिमिटेड टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना उसने कंट्रीब्यूट करने का अग्री किया उतनी उसकी लाइबिलिटी होती है। Next is which of the following statement is incorrect regarding partnership firm? Two partnerships cannot enter into a partnership। सही, दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक पार्टनरशिप फर्म नहीं क्रिएट कर सकते। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन होना चाहिए, करेक्ट। तो वन भी सही है, टू भी सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस अग्रीमेंट, तो इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो थ्री गलत है। Association, club, HUF, co-partnership are also partnership firm? No. Co-ownership are not a partnership firm. Registration compulsory है, ये भी गलत है। तो 3, 4, 5, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये तीन ऑप्शंस गलत है। अगला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? जून 24 में पूछा गया था। तो दो लोग चाहिए होते हैं मिनिमम एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए, ए करेक्ट आंसर है। व्हेन अ बैंकर लेंड्स सर्टेन मनीज, he has to ensure that the money lent will come back. Which cardinal principle of lending is being talked about in this statement June 24? कि आप सेफ्टी देखते हो कि आप जो पैसा दे रहे हो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज और आर करेक्ट? ये अक्टूबर 24 में पूछा गया था। एमओए चार्टर ऑफ द कंपनी है डिफाइनिंग द कंपनीज परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, बिल्कुल सही। MOA contains details of the name of the company, state of the registered office, objective, liability, share capital division, correct. MOA allows companies to undertake any business even if it falls outside the specified objects, ये गलत है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है ना मेमोरेंडम में, उसी के अकॉर्डिंगली काम करना, उसके बाहर काम नहीं करना। उसके बाद, लोन्स टू अ कंपनी मे नॉट बी रिकवरेबल इफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी फॉल्स आउटसाइड इट्स स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स इन दी एमओए, बिल्कुल सही। अगर आप कंपनी को ऐसे पर्पस के लिए लोन दे दो जो उसके एमओए में कवर्ड ही नहीं है, तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। तो सिर्फ थर्ड इनकरेक्ट है, 1, 2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। अक्टूबर 24 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग इन द बैंकिंग? सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सारे ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, तो सी करेक्ट आंसर है। If one of the partners in a partnership firm dies, how should the bank handle the operations in the firm's account? मई 25 में पूछा गया था कि अगर एक पार्टनर की डेथ होती तो क्या करना है? Continue normal operations in the existing account without any changes? No. Immediately close accounts permanently? No.
stop transactions in the existing credit facility to crystallize the liability of the deceased partner and allow further transactions in a separate account. ये करेक्ट आंसर है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो आप एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज को क्रिस्टलाइज कर दो, रोक दो, और फिर बाकी के जो पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करना चाहे सेपरेट अकाउंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बचे पार्टनर्स है उन्हीं के सिर सारी लाइबिलिटी आती है। अगला है, इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम ए बी सी, इफ सी डाइज व्हाट हैपेंस टू सीज लाइबिलिटी। मई 25 में पूछा गया था। सीज लाइबिलिटी इज कंप्लीटली completed immediately after death. C's liability remains until a new contract is formed. C's liability is restricted to C's share of the partnership. C's liabilities automatically transfer to the surviving partners. तो यहाँ पे C करेक्ट आंसर है कि C की लाइबिलिटी जो है, C के हिस्से तक जितना उसका पार्टनरशिप में हिस्सा था उतनी रहेगी। अगर वो 30% तक का पार्टनर था तो उसकी डेथ के बाद उसका जो प्रॉपर्टी होगा उससे वो 30% रिकवर कर लिया जाएगा। अगर कोई रिकवरी करनी है, देना है तो दे दिया जाएगा, उसकी लीगल है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं कि आप एक ही जगह बस आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, आपको कहीं और जाना ना पड़े, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक तो मास्टर कोर्स मिलेगा जिसमें 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट का कोर्स नहीं चाहते तो इंडिविजुअल का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। प्लस अगर आप बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत बेनिफिट चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टोटल आपको 60 क्लासेस अटेंड करनी है लाइव। अगर आप लाइव मिस कर दो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, 15 क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट, प्लस आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक ब्रश अप करना चाहते हैं, आपका अच्छा प्रिपरेशन है, तो आप यूट्यूब चैनल की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।